आप होली मिलन अगर करा लेते हैं और ईद मिलन नहीं कराते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनको राजनीति के ABCD का ज्ञान नहीं है। चुनाव भी इस बार आप नहीं लड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी वो प्रश्न खड़े कर दिए कि चुनाव नहीं लड़ना उनका एक बहाना है। जो नेता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तो बार बार डिंग हाँक रहे थे कि हम तो वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं वो क्यों भाग गया भाई, वो तो बहादुर आदमी है, हम तो कमजोर आदमी हैं। 30-30 लाख रुपया का योजना था। ये योजना लागू हुआ नहीं हुआ, आप खुद पत्रकार हैं, जरा पता कर लीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जिसके पक्ष में, जो आमने सामने लड़ाई में है, जिसके पक्ष में जाएगा उसी तरफ रिजल्ट होने वाला है, यह मेरा व्यक्तिगत समझ है। अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद जो निरंकुशता बढ़ी नगर पंचायत में, उसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में 35 कुआं का रिपेयरिंग किया गया, 35 कूप। और उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो ये बात उनको मुबारक हो। डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि उस भ्रष्टाचार में श्रीनिवास शर्मा भी लिप्त हैं, क्या कहेंगे? अगर ये भ्रष्टाचार है तो ऐसा भ्रष्टाचार तो मेरे जैसा जनप्रतिनिधि हजारों बार करेगा। आप तो बेबाकी से बातों को बोलते हैं सर, और खुल करके बोलते हैं। किसके किसके बीच लड़ाई है? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर नगर परिषद बाजार में, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, श्रीनिवास जी। हम इनसे चर्चा करेंगे। कल मतदान होना है इस्लामपुर नगर परिषद में। उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए लोग वोट करेंगे, और उस वोट से यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं और वार्ड पार्षद हैं, उनका किस्मत कैद होगा। और 2-3 दिनों के बाद वो सभी क्या बोलते हैं कि मतों का मतगणना होगा। अब इस्लामपुर को बहुत करीब से देखते हैं। इसके पहले भी हम इनका इंटरव्यू किए थे, तो इनका इंटरव्यू पे कटाक्ष किए थे इस्लामपुर के ही एक नेता, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम वार्तालाप करेंगे कि क्या वो बोल रहे हैं वो सही है। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि उस भ्रष्टाचार में श्रीनिवास शर्मा भी लिप्त हैं, क्या कहेंगे? मैंने तो पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि सामूहिक जिम्मेवारी होती है किसी नेक्सस को तोड़ने का, और उस सामूहिक जिम्मेवारी में मैं भी वार्ड नंबर 11 से जो निर्वाचित पार्षद थे उनका प्रतिनिधित्व करता था। मैंने उस नेक्सस को नहीं तोड़ पाया। इसको मैंने पिछले बार भी आपके चैनल पर स्वीकार किया था। मैं आज भी मैं समझता हूँ कि जो वीडियो वायरल हुआ है व्यक्तिगत मेरा नाम लेके, हम समझते हैं कि मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ जितना इंटरव्यू देने वाले ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं, महापंडित हैं, महाविद्वान हैं। हम उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते हैं। और मेरा आदत है रमेश जी कि मैं किसी का व्यक्तिगत नाम और आक्षेप नहीं लगाता हूँ। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है, उनके इंटरव्यू देखने से ये महसूस होता है कि नगर पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। हाँ, ये उनका मानना है, ये उनका कहना था। और दूसरी तरफ उसी इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि मैंने वार्ड नंबर 6 में कुछ अनियमितता का आरोप लगाया था और जांच करवाया था, और श्रीनिवास शर्मा ने कह दिया था कि यह आरोप गलत है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकता है। या तो भ्रष्टाचार है या नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नगर पंचायत कार्यालय में नहीं था तो फिर वार्ड नंबर 6 में भी नहीं था, और अगर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार था तो वार्ड नंबर 6 में भी हो सकता है। तो यह सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप किसके पक्षधर हैं? भ्रष्टाचार रहित नगर व्यवस्था था ये कहना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था था ये कहना चाहते हैं? मतलब आपका उनके बातों से ये समझ में आया कि वो कहना क्या चाहते हैं, हमको समझ में मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उतना ज्ञानी भी नहीं हूँ। आपको वो आइडियल मानते हैं? जो भी मानते हो ये उनकी महानता है, और मैं कामना करता हूं कि वो बढ़ें, फलें फूलें, अच्छा राजनीतिक बने। लेकिन बयान को समझने का एक मानसिक और शैक्षणिक विकास उनके दिमाग में हो जाए, ये मैं कामना करता हूं कि किसी भी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसको समझिए आप कि कहना क्या चाहता है। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने अपने आप को भी गिल्टी माना है उसमें। जहाँ तक हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें उन्होंने एक ही आरोप लगाया है कि मैंने ज़बरदस्ती स्टेट बैंक के पास जो नल जल योजना
का पाइप था उसमें ज़बरदस्ती अपने वार्ड के लिए छेद करके और पानी पहुंचा दिया। अगर ये भ्रष्टाचार है तो ऐसा भ्रष्टाचार तो मेरे जैसा जनप्रतिनिधि हजारों बार करेगा, चूँकि हम उसी क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं जहां की जनता ने हमको चुनाव जिताया है, हमको मतदान करके हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अगर उसको पानी पहुंचाने के लिए ज़बरदस्ती छेद फिर से भी करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये भ्रष्टाचार है तो इस्लामपुर की जनता समझे कि ये भ्रष्टाचार है या अपने मतदाता के प्रति समर्पण है। समर्पण है, ये तो उनको सोचना है। अच्छा, चुनाव भी इस बार आप नहीं लड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी वो प्रश्न खड़े कर दिए कि चुनाव नहीं लड़ना उनका एक बहाना है। कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले चुनाव में भी जब मैं लड़ रहा था उस समय भी मैंने सभी सम्मानित मतदाताओं को कहा था कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो नेता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तो बार बार डिंग हाँक रहे थे कि हम तो वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं वो क्यों भाग गया, वो तो बहादुर आदमी है, हम तो कमजोर आदमी हैं। नगर मंत्री पता नहीं अब किस विभाग के मंत्री हैं, कौन सा पोर्टफोलियो उनके पास है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी रहे हों, हम तो कमजोर आदमी थे, हम तो हार के डर से भाग गए। आप तो जीत के प्रति उत्साहित थे, आपके साथ तो जनता था, आप क्यों छोड़ के भाग गए? जरा इसका भी जवाब पब्लिक को बता दीजिए। मतलब कि वो जो कह रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। नहीं, बेबुनियाद नहीं है। भ्रष्टाचार है कि नहीं ये प्रश्न उनसे पूछ लीजिए। मैंने तो कहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार था। अच्छा। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल, हाँ। आज सर क्या बोलते हैं कि कुछ एविडेंस लेकर के आए। एविडेंस नहीं, मैं 2-4 एग्जाम्पल जरूर दूंगा आपको। बिल्कुल। अमित जी, आप जान लीजिए, किसी भी संस्था में पारदर्शिता से काम होता है। अगर विकास का काम होता है तो उसके लिए टेंडर आमंत्रित होता है। बिल्कुल। जो विकास का काम टेंडर के माध्यम से होता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, पब्लिकली लोग जान जाता है, और उसके बारे में जब जानता है वहाँ पर काम होता है तो सबको पता है कि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, इसको किस एजेंसी को काम मिला है और वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जब भ्रष्टाचार करना हो, जब लोगों के दिमाग में ये नहीं भेजना हो कि यहाँ पर कोई काम होने वाला या हो रहा है, तो उसके लिए एक चोर दरवाजा है, वो है विभागीय काम, बैकडोर, विभागीय स्तर से काम। जब हम पिछले 2 साल का बात आपको बता रहे हैं, उस पिछले 2 साल में कई टेंडर भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जब से निवर्तमान मुख्य पार्षद का के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसको अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद जो निरंकुशता बढ़ी नगर पंचायत में, उसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, हाँ। वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 6 में जो कचरा नगर पंचायत में निकलता है, उससे खाद निर्माण होना था। हाँ। उसके लिए 4-4 यूनिट दोनों वार्डों में कचरा खाद निर्माण का योजना लिया गया था। 30-30 लाख रुपया का योजना था। ये योजना लागू हुआ नहीं हुआ, आप खुद पत्रकार हैं, जरा पता कर लीजिए। ये कचरा से खाद कहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस पर व्यय हो गया 60 लाख रुपया, ये आपको बता रहे हैं। 60 लाख रुपया मतलब यूज हो गया और अभी खाद नहीं बन रहा है। अब बन रहा है, खाद तो नहीं बन रहा है। आप देख लीजिए जाके वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 6 में है कि नहीं, वो आप धरातल पर देख लीजिए। बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से पीट का निर्माण होना था, 7.5 लाख रुपया एस्टिमेटेड कॉस्ट था एक पीट का। पेमेंट हुआ उसमें 5.5 लाख रुपया। बाउंड्री निर्माण हुआ, बोरिंग निर्माण हुआ, सोलिंग हुआ, गेट लगा, ये सब। उसके बाद फिर वार्ड नंबर 6 में फिर पीट निर्माण हुआ। उसके बाद वार्ड नंबर 17 में पीसीसी ढलाई हुआ, सुभाष स्कूल में पीसीसी ढलाई हुआ। ये सारा विभागीय काम बता रहे हैं आपको, ये सारा विभागीय काम हुआ। कुआं जो रिपेयरिंग का काम है, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में 35 कुआं का रिपेयरिंग किया गया। 35 कूप सरकार की योजना थी कि कुआं रिपेयर होगा, उसके माध्यम से वर्षा का पानी का जल संचय होगा और वाटर लेवल अप होगा। हाँ। तो एक ये था कि इस कुआं का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसका निर्माण कराया जाए। 35 यूनिट कुआं का निर्माण हुआ है। आप पता कर लीजिए, 3 से 4 हजार रुपये प्रति कुआं रिपेयरिंग में खर्च हुआ है। बाकी पैसा कितना निकला है आप पता कर लीजिए। आप तो सक्षम व्यक्ति हैं, आप तो मांगिएगा आरटीआई से, आपको जवाब मिल जाएगा।
हम समझते हैं कि 28 से 34 हज़ार रुपया प्रति कुआं के हिसाब से उसमें व्यय दिखाया गया है। अच्छा। उसी तरह से सोख्ता का निर्माण हुआ है। 72 यूनिट सोख्ता बना है इस्लामपुर नगर पंचायत में। टोटल 72 यूनिट कौन बनाया? ये विभागीय काम है, लेकिन बनाया कौन? एक व्यक्ति बनाया जो हमारे मुख्य पार्षद के काम को देखते थे, नाम मैं नहीं लूंगा उनका। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये सारा काम एक आदमी ने किया है। और उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो ये बात उनको मुबारक हो। डस्टबिन की खरीदारी हुई, ठेला खरीद हुआ, फिर स्टील का डस्टबिन खरीदाया, कार्यालय का फर्नीचर बना, और तो और मधुबनी पेंटिंग के नाम पर कितना व्यय हुआ, जरा जाके देख लिए। मधुबनी पेंटिंग हुआ है। तो ये मैं नहीं कहता, पेंटिंग तो हुआ है, लेकिन उसमें व्यय कितना हुआ? आपको मालूम है कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के बने भवन में रहते हैं, आवासीय का आवास रखे हुए हैं, लेकिन वेतन में वो आवासीय भत्ता भी ले रहे हैं सरकार से, और उसको सुसज्जित करने में जो पैसा खर्च हुआ है वो भी नगर पंचायत से ही किया गया है, और वह भी विभागीय रूप से किया गया है। आखिर क्यों इतना विभागीय काम क्यों? मतलब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है। किनकी रही है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे लोग समझते हैं, पारदर्शी था सर। और अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो उसमें हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर कोई ये कहता है तो हम समझते हैं कि उनको राजनीति के ABCD का ज्ञान नहीं है। राजनीति के ABCD का ज्ञान नहीं है सर। कल वोटिंग होना है, ठीक है, सभी नेता लोग अपना अपना कमर कस लिए हैं, ठीक है, सभी का रोड शो हो गया, सभी को जितना प्रचार करना था सब कुछ हो गया। अब क्या माहौल है इस्लामपुर नगर परिषद का आपके नज़रों में? देखिए, मेरे समझ से लड़ाई मुख्य पार्षद का जो लड़ाई है और उप मुख्य पार्षद का जो लड़ाई है बिल्कुल आमने सामने है। आमने सामने की लड़ाई है। कहीं कहीं कुछ लोग उसमें घुस कर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक ट्रायंगुलर यह लड़ाई नहीं बन सका है। अच्छा। लगता है हमको जो व्यक्तिगत समझ है कि आमने सामने की लड़ाई है, और मुख्य रूप से मुख्य पार्षद का जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं पर यह चुनाव निर्भर कर रहा है कि ऊंट किस करवट बैठाएंगे वो। अच्छा। अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जिसके पक्ष में, जो आमने सामने लड़ाई में है, जिसके पक्ष में जाएगा उसी तरफ रिजल्ट होने वाला है, यह मेरा व्यक्तिगत समझ है। अच्छा। उसी तरह से उप मुख्य पार्षद के चुनाव में यहाँ पर जाति की व्यवस्था से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और उसमें एक जाति है कुर्मी। हाँ। उनके मतदाताओं का रुझान जिसके पक्ष में भी चला जाएगा, निश्चित रूप से वो आदमी चुनाव में बाजी मारेगा। अच्छा, आप तो बेबाकी से बातों को बोलते हैं सर, और खुल करके बोलते हैं। किसके किसके भी चढ़ाई है? कहने में हमको कोई हिचक नहीं है। बिल्कुल। कि एक पूर्व मुख्य पार्षद जो रहे हैं उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं, और दूसरे जो कुर्मी समाज के अधिकांश मतदाता के चाहत वाले उम्मीदवार हैं, ये दोनों के बीच में ही लड़ाई है। अच्छा, निवर्तमान उसमें टक्कर में नहीं है? मेरी समझ में तो नहीं आते हैं, मेरी समझ में नहीं है। हो सकता है हमारा असेसमेंट गलत हो। हाँ। लेकिन हमको जो लगता है वो व्यक्तिगत राय है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं किसी आम मतदाता का ठेकेदारी लेकर नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन लोगों से बात करने पर जो बात स्थिति स्पष्ट हो सकी है और जो मैंने महसूस किया है वो बात मैं आपके सामने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। हमारा सिर्फ दो बात कहना है। हाँ। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की बात सारे लोग करते हैं कि हम सब समाज को एक साथ लेके चलेंगे, सभी धर्म को एक साथ लेके चलेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण पूछना चाहता हूँ। इस्लामपुर थाना परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होने से लोगों में संस्कार और संस्कृति का ज्ञान बढ़ता है, इसलिए होना चाहिए। कब से शुरू हुआ अमित जी, इसको आप जरा चेक करिए। ये शशिभूषण सिंह यहाँ एक थाना प्रभारी थे, उनके समय से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। शशिभूषण सिंह के जमाना से लेकर आज तक जितने भी थाना प्रभारी आए,
अभी वर्तमान थाना प्रभारी की बात मैं नहीं करता हूं, चूँकि इनके सामने मैंने अपनी बात नहीं रखा है, लेकिन इसके पूर्व के जितने भी थाना प्रभारी थे मैंने सारे लोगों के सामने, चूँकि इस कमेटी में मेरे को भी बुलाया जाता था, लेकिन सारे लोगों के सामने मैंने कहा था कि इसी थाना कैंपस में बहुत पहले से लोधी शाह दीवान का उर्स मनाया जाता है यहाँ पर, और उसके अवसर पर कव्वाली का आयोजन होते रहा है। जब हम बहुत बच्चा थे उस समय से, हम बहुत बच्चा थे उस समय से हम लोग कव्वाली सुनने आते थे। तो मैंने कहा था कि थाना प्रभारी महोदय, और उस समय जो इसके आयोजक थे वो नगर पंचायत के मुख्य पार्षद थे, चेयरमैन, हाँ, उनके नेतृत्व में ही इसका आयोजन हुआ था। पुलिस पब्लिक सहयोग समिति नाम दिया गया था उसका, जब महाशिवरात्रि के आयोजन का कार्यक्रम घोषित हुआ था उस समय। तो मैंने कहा था कि इससे पहले से यहाँ पर यह कार्यक्रम चलते आ रहा है, तो अगर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है तो इस कार्यक्रम को भी मनाया जाए, कव्वाली के कार्यक्रम को भी मनाया जाए, और जो पार्टिसिपेशन थाना अध्यक्ष इस महाशिवरात्रि करते हैं वही पार्टिसिपेशन उसके लिए भी करें, तो लगे कि नहीं दोनों समुदाय के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। इसका आयोजक कौन है? जाहिर बात है आज भी वही हैं जो पहले थे। हाँ। यहाँ पर मुख्य पार्षद के रूप में, चाहे वो निवर्तमान हो या पूर्व हो, उनके द्वारा होना ये चाहिए था कि समान रूप से ईद मिलन और होली मिलन कराना चाहिए था। आप होली मिलन अगर करा लेते हैं और ईद मिलन नहीं कराते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और उसके बाद भी यदि आप अल्पसंख्यक वोटरों पर से अपना समर्थन मांगते हैं तो हम समझते हैं कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपने कभी उन वोटरों के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, उनके बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में आपने कभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया है। तो आज अगर ये आप खोजते हैं तो हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक मतदाता को सोचना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं और किस तरह से हमको सब जवाब दिखा रहे हैं। आप मुहर्रम के जुलूस में भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं, रामनवमी के जुलूस में पार्टिसिपेट करिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामनवमी के जुलूस में मुरेठा बांध के घूमिएगा और मुहर्रम के समय आप गायब हो जाइएगा, और फिर आप चाहिएगा कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करें। तो ये तो यहाँ के अल्पसंख्यक मतदाताओं को सोचना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जब वार्ड नंबर 5 से हमारी पत्नी चुनाव जीती थी, उस समय वार्ड नंबर 5 था, उस समय ये व्यवस्था थी 2003-04 में कि यहाँ पर छठ और दुर्गा पूजा के लिए रोशनी की व्यवस्था नगर पंचायत कार्यालय की तरफ से किया जाता था। हम लोग जब जीत के आए तो हमको लगा कि नहीं, मुहर्रम के लिए भी और शब बारात के लिए भी इसकी व्यवस्था होना चाहिए, और हम लोगों ने लड़के और ये व्यवस्था कराया था। आज दुख होता है कि अन्य कोई भी कार्यक्रम होते हैं, चूंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर उनकी भी है, और जिनको भरोसे में लेके चलना नगर पंचायत के चाहे जो भी पदधारक बन जाएं, लेकिन उनको भी भरोसे में लेके चलना ही पड़ेगा, तभी नगर पंचायत या नगर परिषद, अब तो उत्क्रमण हो गया है, तभी इसका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तभी सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इशारों में बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं आज। आखिरी सवाल होगा सर कि क्या संदेश देना चाहेंगे इस्लामपुर नगर परिषद के तमाम जनता को? मेरा तो इंटरव्यू में ही संदेश है, हम तो परिवर्तन के पक्षधर हैं, और इस्लामपुर की जनता से फिर कहना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि व्यवस्था परिवर्तन अगर आप नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को ही अगर आप हमेशा पद पर बैठाए रखेंगे, तो इतिहास गवाह है वो निरंकुश होते रहा है जी। आप इसी देश में देख लीजिए, हरियाणा और पंजाब को हमेशा सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लोग को काम करना पड़ता है। कोई झांसा देकर वहाँ नहीं चल सकता है। झांसा दिया कि सरकार गई। आप अभी वर्तमान में देखा आपने उत्तराखंड में, झांसा देने से बदलते रहिए, और जब तक आप बदलिएगा नहीं तब तक कोई काम के प्रति वफादार नहीं होगा, काम के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। नगर पंचायत की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, नगर परिषद की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, विकास के काम को करने के लिए, और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि आप परिवर्तन के लिए वोट करिए। आप खुद समझदार हैं, खुद सक्षम हैं, और खुद आप राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। इस्लामपुर के लोग, सारे लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। आप इसको देखिए
कि हमको कहाँ मतदान करने से परिवर्तन होना है और कैसे परिवर्तन के बाद हम उसको अमली जामा पहना सकेंगे। यही हम निवेदन करना चाहेंगे इस्लामपुर के मतदाता। देखिए श्रीनिवास जी हैं जो कि बता रहे हैं कि परिवर्तन करना चाहिए, इनका कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं? वोट करने जाएं तो एक बार ज़रूर अपने गिरेबान में झांक लें कि कौन मेरा विकास करेगा। ये वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि जो आपका विकास कर सके उसी को वोट दें, ना कि अपने बैंक बैलेंस का विकास कर सके, ना कि अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। बाकी आप श्रीनिवास जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।